हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, ऑप्शन ए है सरकार में विश्वास खो देता है, बी लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, सी है किसी मामले के तथ्य को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी मामले के तथ्य को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। तो जो है किसी मंत्री के विरुद्ध जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के विषय में सही क्या है? ए ऑप्शन है, इसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है। सी है, सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं। डी है, कोई भी मंत्री इसका सदस्य बन सकता है। ई है, इसके अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य करते हैं। एफ, समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और जी है, इसका अध्यक्ष बहुमत दल से नहीं हो सकता। तो आप लोगों को लोक लेखा समिति के विषय में क्या सही है ये बताना है। तो इसमें से जो सही है वो मैं बता दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर बी ये सही है। ठीक है, सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है। उसके बाद फिर सी भी सही है, सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं। उसके बाद फिर आपका एफ नंबर सही है, समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और जी भी सही है। ठीक है, इसका अध्यक्ष बहुमत दल से नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसके जो लोक लेखा समिति के विषय में जो सही कथन है वो आपका बी आंसर बी हो गया, सी हो गया और एफ और जी। ठीक है, तो ये बी, सी, एफ, जी ये चारों जो है सही है। ठीक है, लोक लेखा समिति के संबंध में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होने पर उसे धन विधेयक माना जाएगा? ऑप्शन ए है, किसी कर का अधिरोपण, बी किसी कर का उत्सादन उन्मूलन, सी किसी कर का परिहार, डी किसी कर का परिवर्तन और ई है किसी कर का विनिमयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से जो सही आंसर होंगे जिसे हम धन विधेयक मान सकते हैं तो होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी कर का, यदि किसी विधेयक में जो है किसी कर का उत्सादन उन्मूलन होता है या फिर किसी कर का परिहार होता है या फिर किसी कर का परिवर्तन होता है या किसी कर का विनियमन होता है तो उसे हम लोग धन विधेयक मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी, सी, डी, ई। ठीक है, ये चारों ऑप्शन जो है सही है। इसे हम क्या ऐसा अधिक कुछ है उस विधेयक में तो उसे धन विधेयक माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का एक सदस्य है और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करती है तो क्या होगा? आपके ऑप्शन है, ए है प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा, बी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगा, सी कोई त्यागपत्र नहीं देगा और डी है राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और डी, ए और फिर डी। सी और डी जो है इसके अंतर्गत हो सकता है कि यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री राज्यसभा का एक सदस्य है और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करती है तो कोई त्यागपत्र नहीं देगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त सत्र आहूत करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक,
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु निम्न से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 21 वर्ष से, बी 25 वर्ष से, सी 30 वर्ष से और डी है 32 वर्ष से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है प्रत्याशी की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार है। ऑप्शन ए है राज्य का क्षेत्रफल, बी राज्य का जनसंख्या, सी राज्य के जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राज्य का जनसंख्या। ठीक है, राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का आधार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद के एक सदन की गण पूर्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए है सदन की कुल सदस्य का 1/2 भाग, बी है सदन की कुल सदस्य का 1/3 भाग, सी है सदन की कुल सदस्य का 2/3 भाग और ऑप्शन डी है सदन की कुल सदस्य का 1/10 भाग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सदन की कुल सदस्य का 1/10 भाग जो है संसद के एक सदन की गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, सदन की कुल सदस्य का 1/10 भाग गणपूर्ति के लिए आवश्यक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बी है राज्यसभा का सभापति और स्पीकर, सी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और डी है लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का सभापति और स्पीकर जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अयोग्यता कौन निश्चित करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सम्मति से, सी न्यायपालिका और डी है भारत सरकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अयोग्यता जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सम्मति से निश्चित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री है। ऑप्शन ए है राष्ट्र प्रमुख, बी राष्ट्र एवं शासन प्रमुख, सी शासन प्रमुख और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जो है शासन प्रमुख होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा पर्वत, बी अरावली पर्वत, सी पश्चिमी घाट और डी है विंध्याचल पर्वत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल बलुआ पत्थर के लिए जो है विंध्याचल पर्वत प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह 182 मीटर लंबी प्रतिमा है, यह नर्मदा नदी किनारे स्थित है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, यह प्रतिमा जो है 182 मीटर लंबी है, यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और यह जो प्रतिमा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए है अर्चना रामसुंदरम, बी मीर साहिब फातिमा बीबी, सी लीला सेठ और डी है कंचन भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मीर साहिब फातिमा बीबी जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण धारा किस वर्ष लागू की गई? आपके ऑप्शन है ए 1962, बी 1982, सी 1972 और डी है 1992। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सन 1972 में जो है भारत में वन्य जीव संरक्षण धारा लागू की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
हिमालय में सबसे गहरा गर्त गार्ज कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी रामगंगा नदी और डी है सिंधु नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी जो है हिमालय में सबसे गहरा गर्त या जिसे गार्ज भी बोलते हैं बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर स्थित भारतीय रिसर्च स्टेशन का क्या नाम है? ऑप्शन ए है हिमाद्री, बी विक्रांत, सी मैत्री और डी है भारती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर स्थित भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम है हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस शहर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है? ऑप्शन ए है भुवनेश्वर, बी विशाखापट्टनम, सी बेंगलुरु और डी है हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर को जो है भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करते हैं? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी मेघालय, सी तमिलनाडु और डी है झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। ठीक है, टोडा जनजाति जो है भारत राज्य की तमिलनाडु में निवास करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात हर 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या है? आपके ऑप्शन है ए 940, बी 950, सी 960 और डी है 970। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 940। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में लिंगानुपात 940 है, माने कि 1000 पुरुषों के पीछे जो है 940 महिलाएं की संख्या होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए धारित विकास लक्ष्य के अंतर्गत 2030 तक मातृत्व मृत्यु अनुपात में प्राप्ति का क्या लक्ष्य है? ऑप्शन ए है 130, बी 125, सी 70 और डी है 66। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 70। ठीक है, भारत के लिए जो है धारित विकास लक्ष्य के अंतर्गत मातृत्व मृत्यु अनुपात में 2030 तक जो है 70 प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द बंगाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी चपलकांत भट्टाचार्य, सी अतुल्य घोष और डी है अरविंदो घोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, द बंगाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है गदर पार्टी की पत्रिका, बी जापानी नगर, सी एक जलयान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कामागाटा मारू जो है एक जलयान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, बी सैन फ्रांसिस्को, सी न्यूयॉर्क और डी है सिंगापुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गदर पार्टी का मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, युवाओं, कृषकों और कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए भगत सिंह ने 1926 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? ऑप्शन ए है अभिनव भारत, बी अनुशीलन समिति, सी नौजवान भारत सभा और डी है यंग वर्कर्स एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नौजवान भारत सभा। ठीक है, युवाओं, कृषकों और कामगारों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए जो है भगत सिंह ने सन 1926 में
इस संगठन का स्थापना किया था। ठीक है, नौजवान भारत सभा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र प्रकरण से संबंधित है? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, बी खुदीराम बोस, सी प्रफुल्ल चाकी और डी है रास बिहारी बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष अलीपुर बम षड्यंत्र प्रकरण से संबंधित है, अरविंद घोष जी का नाम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के 3 सेनापतियों सहगल, शहनवाज और ढिल्लो के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन ए है वायसराज लॉज शिमला, बी है विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, सी लाल किला दिल्ली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लाल किला दिल्ली में। ठीक है, इन तीनों के विरुद्ध जो है मुकदमा चलाया गया। आजाद हिंद फौज के 3 सेनापति थे, ये सहगल, शहनवाज और ढिल्लो। इनको विरुद्ध जो है लाल किला दिल्ली में मुकदमा चलाया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? आपके ऑप्शन है ए लाहौर अधिवेशन, बी मद्रास अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन, डी नागपुर अधिवेशन और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में नहीं किया गया था, बल्कि जो है ये एक कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक थी वर्धा में सन 1942 में। वहाँ जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? ऑप्शन ए है 1939, बी 1942, सी 1944 और डी है 1945। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1942 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए जो है भारत में क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी और डी है पी सीतारामैया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पी सीतारामैया को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन ए है 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में और डी है 1933 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो है सन 1931 में हुआ था। ठीक, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन आपके भारत के समान ज्ञान से रिलेटेड MCQs। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।